हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 8। देखिए यहाँ पर आज इस चैप्टर के अंतर्गत आप जो है भारत की जलवायु, यहाँ की वनस्पति और यहाँ के वन्य जीव और प्राणियों के बारे में आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए बात करते हैं भारत की जलवायु की। देखिए भारत की जलवायु है ये एक उष्ण जलवायु है, यानी कि यहाँ पर उष्ण जलवायु होने का मतलब क्या है। यहाँ पर उष्ण जलवायु होने का मतलब ये है कि यहाँ से भारत में जो है कर्क रेखा होकर गुजर रही है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है, कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं, वो भारत से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु जो उष्ण है, यानी कि थोड़ी उष्ण यानी गर्म जलवायु है थोड़ी। ठीक है, जबकि ऊपर जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी हिमालय रीजन वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल ठंडा है, यानी शीतोष्ण में आ जाता है, ठंडे प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, जबकि 23 डिग्री के नीचे वाला जितना हिस्सा है वो पूरा गर्म वाला हिस्सा है। प्रायद्वीप भारत वाला हिस्सा बिल्कुल गर्म वाला हिस्सा है। ये बात आप अपने माइंड में स्पष्ट रखिए। देखिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब भी आप मेरे वीडियो ये वाले देखें उस समय जिन जिन लोगों के पास ऑक्सफोर्ड एटलस है उसे अपने पास रख लें। जैसे चैप्टर भारत की जलवायु है तो आप भारत वाला चैप्टर खोल लें, देखें किस प्रकार की जलवायु का वहाँ पे मानचित्र बना हुआ है। उससे जब मैं तथ्यों को आपको पढ़ाऊं तो उससे मैच करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसे करके आपके माइंड में बहुत सारी चीजें हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगी। तो बात करते हैं यहाँ पर वर्ड आती है, एक वर्ड आता है जलवायु और दूसरा आता है मौसम। देखिए मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, इसमें एक की डिफरेंस है। यानी मौसम जो होता है वो जो प्रतिदिन की जो हमारी मौसम प्रतिदिन का जो हमारा जो है, यानी कि दिन प्रतिदिन में जो वायुमंडल में परिवर्तन आता है, तो उन सब परिवर्तनों का जो शाम को हम देखते हैं या फिर हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं, उसे हम मौसम कहते हैं। मान लीजिए जैसे आज वर्षा हुई सुबह और अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तो हम कहते हैं कि मौसम आज बहुत सुहावना हो गया। तो ये आज का मौसम है। जरूरी नहीं है कल भी ऐसी वर्षा हो, जरूरी नहीं है एक महीने बाद भी ऐसी वर्षा हो। ठीक है, यानी मौसम, यानी कि मान लीजिए अभी फोर्थ से एग्जाम्पल है, अभी तो सर्दियां स्टार्ट है। आज से 3 महीने पहले जब भयंकर गर्मी पड़ रही थी उस समय वर्षा हो जाती थी तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता था, तो उसके बाद कहते थे मौसम अच्छा हो गया। आज के टाइम में, यानी कि आज की सीजन में बात करें, सर्दियों की बात करें, सर्दियों में वर्षा हो जाए तो क्या होगा कि मौसम आज का बहुत खराब हो गया है। ठीक है, तो मौसम जो होता है वो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की जो अवस्था है इसको हम मौसम कहते हैं। वहीं जो जलवायु होती है, जलवायु क्या होती है कि जलवायु जो है ये एक विस्तृत क्षेत्र में और लंबी समयावधि, यानी कि मान लीजिए जलवायु जो है एक विस्तृत क्षेत्र है और लंबी समयावधि, मान लीजिए 30 से 40 साल के मध्य का जो हमने मौसमों का जो अध्ययन किया है, यानी मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का जो हमने कुल योग करके अध्ययन किया है, उससे हमारी जलवायु बनती है, यानी उससे हम जलवायु का अध्ययन कर पाते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है कि मौसम जो होता है प्रतिदिन की जो वेदर, यानी प्रतिदिन का जो वायुमंडल में चेंज आप देख रहे हैं उसका अध्ययन होता है। जबकि जलवायु जो होता है काफी सालों का अध्ययन करने के बाद हमने पर्टिकुलर क्षेत्र में ये पाया कि भाई पानी ज्यादा बरसता है या वर्षा कम होती है, उस आधार पर हमने कोशिश कर दिया वो भाई सूखा प्रवण इलाका है। मान लीजिए राजस्थान के संदर्भ में हमने राजस्थान का जो है एक लंबा अध्ययन किया, 30 से 40 सालों का अध्ययन किया। वहां देखते हैं भाई बारिश हो ही नहीं रही है। 2-4 साल का मान सकते हैं, 5-10 साल का मान सकते हैं भाई किसी कारणवश वहां पे अकाल पड़ा हो, बारिश नहीं हुई हो। लेकिन जब हमने लंबे समय तक उसका अध्ययन किया वहां के मौसमों का, तो हमने ये पाया कि वहां पे वर्षा होती नहीं है बिल्कुल। तो हमने घोषित कर दिया जलवायु के अंतर्गत कि भाई वो एक सूखा प्रवण इलाका है, यानी कि वहां पर रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, यानी वहां पर वर्षा होती नहीं है। ठीक है, तो ये जलवायु और मौसम में की डिफरेंस है। तो आप इसमें नोट कर लेना पहला पॉइंट इसी में कि मौसम वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए मौसम के बारे में आप बाकी बातें सभी जानते हैं। कौन कौन से मौसम में हमारे यहाँ सर्दी है, गर्मी है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है। ठीक है, ये सभी ऋतु आप जानते हैं। ठीक है, यानी कि दिसंबर से फरवरी तक जो होता है ठंडा मौसम है, सर्दी होती है। मार्च से मई तक क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है, जून से सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा का मौसम होता है और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय जो होता है उसे शरद बोलते हैं। ठीक है, तो ये भारत में प्रमुख मौसम यही होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, आई होप आप याद रखेंगे शरद ऋतु कौन सी होती है। ये देखिए ये वाला पूछा जाता है अक्सर, शरद ऋतु कौन सी उसमें आप पड़ती है महीने में। ये अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून को लौटने का समय मौसम होता है उसे शरद बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और या फिर आप भूल जाएं तो भाई ये चारों यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, अगर आप भूलने की कंडीशन में हो। मुझे तो याद हो गए हैं पहले से ही, तो मुझे दिक्कत नहीं है। यानी जिन लोगों को लगता है भाई हमें याद नहीं होंगे, हमें या फिर हमें कठिनाई है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, सबके लिए नहीं है, जनरली उनके लिए है जो इन्हें याद करने में कठिनाई है। खासकर इस पर विशेष जोर देना। शरद ऋतु आ गई है तो कौन सी मौसम को शरद ऋतु कहते हैं, कौन से महीनों को शरद ऋतु कहते हैं, तो वो याद रखना। अक्टूबर और नवंबर में मानसून का लौटने का समय होता है उसे शरद बोलते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा इसमें। अब बात करते हैं इसी में, अगली है जो शीत ऋतु।
तो शीत ऋतु क्या है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें जो है नहीं पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। इससे क्या पैदा होती है, शीत ऋतु पैदा होती है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना डैश करके इस तरह से कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, शरद ऋतु में क्या होता है, सूर्य जो होता है कर्क रेखा से नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर जाने लगता है। ठीक है, यानी मकर रेखा की तरफ जाने लगता है। जब मकर रेखा की तरफ जाने लगता है तो भाई यहाँ पे हमारे यहाँ जो 0 डिग्री का अक्षांश है और ये कर्क रेखा जा रही है 23.5 डिग्री, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही है। भाई जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है तो यहाँ पर हमारे यहाँ जब जून में ऊपर होता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पे नीचे चला गया है तो तिरछी किरणें पड़ रही हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ शरद ऋतु का मतलब शीत ऋतु का मौसम आ जाता है, ठंडा मौसम आ जाता है। ठीक है, तो शीत ऋतु में ये नोट कर लेना पूरी लाइन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ग्रीष्म के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अधिकतर सीधी पड़ती हैं और यहां पर दिन के समय में हमारे यहाँ गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी के मौसम सूर्य की किरणें जो होती हैं अधिकतर सीधी पड़ती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ उस समय एक हवा बहती है, पवन बहती है, उसका नाम होता है लू। ठीक है, यानी अंधड़ भरी हवा जिसे बोलते हैं हम, जिसे हम लू कहते हैं। यानी कि एकदम दोपहर हुई में जो हवा चलती है अंधड़ भरी, यानी एक तरह से धूल काफी उड़ के आती है, उसमें बहुत तेजी से हवा चलती है, उसे लू कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आपने ग्रीष्म ऋतु देख ली, शीत ऋतु देख ली। अब बात करते हैं यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यानी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है और वर्षा का मौसम जिसे हम कहते हैं ये क्या है। ठीक है, देखिए भारत में जो अधिकतर वर्षा है वो हमारे यहाँ इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ठीक है, देखिए ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसका विस्तृत पूर्वक अध्ययन जो है आप आगामी कक्षाओं में करेंगे, तो यहाँ पर मैं वो अध्ययन नहीं करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें अगर अध्ययन करवा देंगे फिर उसमें कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं यहाँ पे अध्ययन नहीं करवाऊंगा, क्यों बनता है, क्या बनने का कारण है। ठीक है, इन सब बातों को मैं यहाँ पे जो है विस्तार रूप से नहीं बताऊंगा। पहली बात ये जान लीजिए। अगर मुझसे कोई कमेंट में ये कहे कि सर आपने ये वाला टॉपिक ज़्यादा समझाया, ज़्यादा इसलिए नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पे अभी समझा दूंगा तो आगे के चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, और सब कुछ इन्हीं में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आगामी कक्षाओं में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून को ही हम वर्षा का मौसम भी कहते हैं, ये आप इतना जान लीजिए अभी। ठीक है, और ये मानसून जो होता है, ये जो पवन है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थल की ओर बहने लगती है, और ये अपने साथ उस समय नमी भी ले आती है। और नमी लाने के फलस्वरूप ये जब पहाड़ों से हमारे यहाँ टकराती है, तो यानी पहाड़ी क्षेत्र से जब टकराती है तो क्या होता है, वर्षा का निर्माण होता है। ठीक है, तो वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लेना दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम में कि इस समय पवन जो होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। कहां से कहां तक, अरब सागर से, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कहां की ओर बहती है, स्थल की ओर बहती है। और ये अपने साथ क्या लाती है, नमी लाती है। नमी लाने के फलस्वरूप जब ये पहाड़ों से टकराती है तो हमारे यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, अब यहीं पे मैं बताता हूँ राजस्थान में सूखा क्यों पड़ता है। राजस्थान में पड़ती हैं अरावली की पहाड़ियाँ, और अरावली की पहाड़ियाँ इस तरह से निकल गई हैं, सीधी निकल गई। यानी मानसून हमारे यहाँ, देखिए मैप अगर यहाँ होगा तो मैं समझा दूंगा। चलिए, यहाँ पे कोई मैप नहीं है, इसमें भारत का कोई मैप नहीं है, यहाँ पे समझा सकता हूँ बना के मैप। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे मैप बनाने में। ठीक है, केवल ये कुछ पोर्शन जो है ये बस समझ लेना। नहीं, ये वाला पोर्शन जो है राजस्थान वाला है, और यहाँ पे इस तरह से हमारे यहाँ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये अरावली की पहाड़ियाँ जा रही हैं, दिल्ली तक जा रही हैं, ये आप समझ लीजिए। यहाँ से हमारा जो है मानसून प्रवेश करता है, ये हमारा मानसून प्रवेश कर रहा है यहाँ से, केरल से होकर। ठीक है, जब हमारे यहाँ मानसून प्रवेश किया, इस साइड में आपका जो है हिमालय पर्वत है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत है यहाँ पे। ठीक है, हिमालयन रेंज है। तो क्या होता है, यहाँ से जब मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो अरावली पहाड़ियाँ पड़ती हैं राजस्थान वाली, ये इसके पैरेलल होकर यहाँ से गुजर जाता है, यानी इसके समानांतर होकर गुजर जाता है, इसलिए टकराने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं है। दूसरी बात यह है, अरावली की पहाड़ियाँ इसके समानांतर पड़ती हैं, टकराव वाली दिशा में नहीं पड़ती। मान लीजिए अरावली की पहाड़ियाँ इस तरह से होती, सामने सामने होती, तो यहाँ पे वर्षा काफी सारी होती। यही कारण ये है कि राजस्थान में वर्षा ना के बराबर होती है। राजस्थान के जो यानी कि आप जैसे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बढ़ेंगे, तो वहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती। रीजन यही है, जो मानसूनी पवनें आती हैं इस अरावली पहाड़ी के समानांतर बहती हुई आगे निकल जाती हैं। ठीक है, और तब तक जब तक यहाँ तक पहुँचती हैं तब तक उनमें नमी खत्म हो जाती है, तो यहाँ पे वर्षा हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैप से। आगे की कक्षाओं में हम इसे भी विस्तार से जानेंगे। तो आपने ये लिख लिया होगा कि जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए, एक हमारे यहाँ एक तो होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा, यानी कि वर्षा के मौसम में जो होती है, जिन्हें हम यानी कि वर्षा का मौसम जो है उसमें जो वर्षा होती है वो दो के दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये ध्यान रखना। और दूसरा है मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, यानी हमारे यहाँ शरद ऋतु में वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर के महीने में वर्षा होती है।
तो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, ठीक है, ये जानेंगे। ठीक है, आप जो हेडिंग है हेडिंग के रूप में डालेंगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी हाईलाइट हो रही है तो हेडिंग है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं कि भाई ये हाईलाइट है, हेडिंग डाल लीजिए, आपको खुद पता होना चाहिए ये। तो यहाँ पर अब अगली वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। वो कैसे होती है कि जब मानसून के लौटने का समय होता है, ये वर्षा होती है शरद ऋतु में, यानी अक्टूबर नवंबर वाला जो महीना है, अक्टूबर नवंबर वाला जो महीना है, इस महीने में यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और इस समय क्या होती है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह जो है मानसून के लौटने का समय होता है। तो ये इससे भारत के दक्षिणी भाग यानी विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, और देखिए मैं फिर से छोटा सा मैप बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ से पवनें इस तरह से चलने लगती हैं, ये चलती हैं यहाँ से। ठीक है, और ये यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इससे वर्षा होती है, इस वाले हिस्से में वर्षा होती है, यानी ये पवनें इस साइड से चलती हैं। ठीक है, ये पवनें यहाँ से चल के आ रही हैं, फिर से मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये यहाँ से चल के आ रही हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर वाले हिस्से से चल के आ रही हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होती हुई जब चल के आती हैं तो ये वर्षा करती हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जान लेना कि इस समय जो पवन होती है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, और ये भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कि इस समय पवन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये नोट कर लेना, आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर भी मैं नहीं बताऊंगा कि रीजन क्या है कि भाई पवन ये इस तरह से उल्टी क्यों बहती है, ये भी रीजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब आगामी कक्षाओं में मुझे पढ़ाना पड़ेगा डिटेल में, यहाँ भी नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपने मौसम देख लिया है। अब देखिए मौसम के वाली लाइन के नीचे ही थोड़ी सी लाइन अगर जगह हो तो वहीं पर आप नोट डाल के जलवायु भी डाल देना यहाँ पे, यानी उसमें ही आप, या फिर मौसम वाला जो पहला पॉइंट आपका जो है उसी में सब पॉइंट कर देना जलवायु के रूप में। जलवायु क्या है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। ये पहले का सब पॉइंट बना देना आप, पहले पॉइंट का सब पॉइंट, थोड़ी सी जगह करके पहले पॉइंट का सब पॉइंट बना देना। ठीक है, देखिए भारत की जो जलवायु है, यानी कि हमने मानसून का लौटने का समय जो आपने इसमें डाली और इसमें आपने लिख भी लिया। ठीक है, अब आप फ्री हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट का सब पॉइंट भी आपने लिख लिया इसमें, पहले पॉइंट का पहले थोड़ा आगे जाके अब बात करते हैं कि भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु कही जाती है। रीजन क्या है, आपको पता होगा, कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कुछ समय के लिए। उस दौरान क्या होता है कि हमारे यहाँ अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, उसके फलस्वरूप यानी जिस इलाकों में गर्मी पड़ती है वहाँ पे मानसून जो है बहुत जल्दी बनता है, यानी उसके आसपास के जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ से एकदम बाष्पीकरण होता है, बाष्पीकरण होने के फलस्वरूप वहाँ से अच्छा खासा वहाँ पे मानसून उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वहाँ पर अच्छी खासी वर्षा होती है, अच्छी खासी हरियाली भी होती है इन जो है आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे अगला पॉइंट, यानी कि सेकंड पॉइंट मान लीजिए इसे कि भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम लोग मानसूनी जलवायु कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड का सब पॉइंट है, देखिए मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा का एक वर्ड है मौसम, इसके लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, मौसम। ठीक है, देखिए भारत में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की स्थिति क्या है, उष्णकटिबंधीय है। इस उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर अधिकतर वर्षा जो है वो मानसूनी पवनों से ही होती है। ठीक है, यानी अधिकतर वर्षा हमारे यहाँ जो मानसूनी पवनें हैं उन्हीं से हमारे यहाँ वर्षा होती है, और वर्षा होने के फलस्वरूप हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ उत्पादन भी अच्छा होता है, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन भी अच्छा होता है। ठीक है, हरियाली हरित प्रदेश में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए एक बात और मैं बताना चाह रहा था, यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा था कि आपको पता होगा कि वृष्टि छाया प्रदेश, कुछ वृष्टि छाया प्रदेश भी होते हैं जिनमें वर्षा नहीं होती है, जैसे ये वाला प्रदेश है, यानी कि जो महाराष्ट्र के पीछे वाला रीजन है, यानी वेस्टर्न घाट जो पड़ता है, वेस्टर्न घाट के नीचे वाला रीजन है, यानी वेस्टर्न घाट की इस साइड में तो वर्षा अच्छी खासी होती है, लेकिन इस साइड में वर्षा बिल्कुल भी नहीं हो पाती, यानी ये वाला हिस्सा जो है सूखा प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ की पहाड़ियां जो है अपने ऊपर से जो बादल आ रहे हैं, यानी कि मानसूनी बादल जो आते हैं उन्हें गुजरने देती हैं, सीधे सीधे निकल जाते हैं यहाँ से बादल, यहाँ से टकरा ही नहीं पाते हैं। तो ये वाला क्षेत्र आप देखते होंगे, लातूर में बहुत बड़ा जल संकट पड़ गया, या फिर और महाराष्ट्र के इलाके जहाँ पे बहुत ज्यादा ही जल की किल्लत रहती है, इसी वजह से रहती है क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, यानी वहां पर वर्षा होती है। वृष्टि का मतलब होता है कि वहां पर जो पहाड़ियां है, जबकि जो वेस्टर्न घाट वाली पहाड़ी है, उस पहाड़ी की वजह से मानसून जो है यहाँ, यानी इस यहाँ पर टकरा के पहाड़ी से थोड़ा बहुत टकराता है, तो इस साइड में तो भरपूर वर्षा कर देता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ऊपर वाला जो मानसून है यहाँ से निकल जाता है, इस वजह से ये वाला क्षेत्र यहाँ पे बिल्कुल वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ पर वर्षा जो होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है। ठीक है, यानी लातूर वाले हिस्से में जो वर्षा होती है, लातूर में एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि लातूर आप अक्सर अखबारों में देखते हैं नाम। ठीक है, तो लातूर में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है।
ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 पॉइंट तो आपने लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट और लिख लेना। देखिए किसी स्थान की जो जलवायु है वो उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी कि किसी स्थान की जलवायु क्या होगी तो वो उसकी स्थिति यानी कैसी स्थिति है, मान लीजिए रेगिस्तानी स्थिति है, कैसी स्थिति है, पहाड़ी स्थिति है, ठीक है, ऊंचाई पर निर्भर करता है कि कितनी ऊंचाई से है, और समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, और वहां पे उच्चावच कैसा है, ठीक है। यानी कि वहां का जो यानी कि वहां पर जो भौतिक जो है ढांचा वहां का जो बोल सकते हैं, यानी कि भौतिक स्वरूप है वहां का, तो वो किस प्रकार का है, तो इन सब पर वहां की जलवायु निर्भर करती है, ठीक है। तो यहां पर अगला पॉइंट नोट कर लेना है इसमें। अब देखिए 3rd पॉइंट नोट करेंगे आप कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। यानी कि इसी की वजह से हमें जो है यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। अब क्षेत्रीय भिन्नता किस प्रकार की है, तो 3rd का पहला सब पॉइंट यही है, राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर तथा बीकानेर, ठीक है, बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, ठीक है। यानी कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि राजस्थान के जो मरुस्थल में जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, और वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर का द्रास और कारगिल में वहां पर बर्फीली ठंड पड़ती है, ठीक है। और वहीं बात कर लें तटीय क्षेत्रों की, तटीय क्षेत्रों की जलवायु होती है सम रहती है, यानी कि ना तो ठंडा पड़ता है वहां पे, ना ही गर्म रहती है वहां पे। इसका भी हम रीजन आगे बताएंगे क्यों रहती है, इसका क्या रीजन है कि वहां पर जो है अधिक ठंड नहीं पड़ती और ना ही अधिक वहां पे गर्मी का एहसास होता है, उसका क्या रीजन है, ये भी हम क्लास 9th और 10th में हम विस्तार में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी में 3rd का देखिए 2nd सब पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। मध्यम से अभिप्राय क्या है कि वहां पे ना ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां पर वो है समुद्र का किनारा है, ठीक है। इस वजह से आगे बात करते हैं, यहां पर 4था पॉइंट नोट करेंगे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो हमारे यहाँ मौसिनराम में होती है, और भारत में सबसे कम वर्षा अगर देखें तो हमारे यहाँ सबसे कम वर्षा भारत में लगभग जैसलमेर वाले हिस्से में होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है, ठीक है। ये 4थे पॉइंट में आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, अगली हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति में क्या है कि घास, झाड़ियां, पौधे जो अपने आप उगाते हैं, यानी बिना मनुष्य की सहायता के उगाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। तो यहां पे नोट कर लेना प्राकृतिक वनस्पति में कि घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब आपको ये भी तो पता ही होगा कि अलग अलग जलवायु में यहाँ पर अलग अलग वनस्पतियां उगती हैं, यानी हर जगह की वनस्पति अलग होती है, ठीक है। तो यहीं पे इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना है इसी में ही कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में ही यानी कि यानी आपकी जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसमें आपका जो पहला पॉइंट हो गया और ये पहले का सब पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे 2nd पॉइंट है। देखिए भारत की जो जलवायु है, भारत की जो वनस्पतियां हैं, इनको 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैनग्रोव वन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत की वनस्पतियां इन्हें 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। तो इनमें सबसे पहला आपका जो है 2nd पॉइंट का पहला सब पॉइंट जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। ये कहां पाए जाते हैं? ये वहां पाए जाते हैं जहां पे वर्षा बहुत अधिक होती है, और ये जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं, ये बहुत घने होते हैं। इनमें इतने घने होते हैं कि जमीन जो प्रकाश है वो जमीन तक, धरातल को छू भी नहीं पाता है, इनकी सतह को छू भी नहीं पाता है, यानी बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, एकदम झुरमुट टाइप में अंधेरा ही अंधेरा रहता है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब लिख लेना है इसी में, यानी 2nd का पहला सब पॉइंट पे कि यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। यानी इन वनों में वर्षा अधिक होती है, ठीक है। और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता, ये सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। ये नोट कर लेना आप। अब देखिए 2nd का पहला, यानी 2nd पॉइंट का पहला, यानी मैंने लिखवाया था कौन सा, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप लिख लिया है। इसी में ही अगला सब पॉइंट इसी में लिख लेना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड है। कहने का मतलब क्या है कि इन जगहों पर आपके सदाबहार वन मिलेंगे। यानी ये जो जगह हैं, नाम जो दिए गए हैं, ये सदाबहार वनों वाली जगह हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये जगह जो आपको दी गई हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी, ये जो है सदाबहार वनों वाली जगह है। और यहाँ पर ये सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड जो है यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर। ये है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को क्या क्या कहते हैं? इन वनों को जो है मानसूनी वन भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वन होते हैं साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर जो है इन पर फिर से पत्तियां उगाती हैं। और इन वनों में जो होते हैं, यानी कि जो पतझड़ वन, पतझड़ से अभिप्राय भी आप निकल रहा होगा कि भाई कि ये कम घने होंगे, यानी पत्तियां गिरा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है घने रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप नोट कर लेना, इसी में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, इसी में ही सब पॉइंट, इन वनों में साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहां कहां पाए जाते हैं वाले वन? ये मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। लिख लेना ये। ठीक है, यानी कि ये हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि ऐसा ना हो कि सदाबहार वाले वनों में आप इन्हें रख दें। ठीक है, सदाबहार वाले कुछ चुनिंदा स्थानों पर नहीं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपका पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी यहीं पर पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं सदाबहार वन, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना इसका इसी में ही, यानी कि अगला सब पॉइंट इसी में ही नोट कर लेना, सेकंड सब पॉइंट में ही सब पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, यानी ये मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो हेडिंग है आपकी सेकंड का, आपका जो है थर्ड सब पॉइंट है, ये है कटीली झाड़ियां। ये कटीली झाड़ियां होती क्यों हैं? कटीली झाड़ियां जो होती हैं मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती हैं। पानी का मरुस्थलीय इलाकों में पानी का रीजन क्या होता है, होने का रीजन क्यों होता है? रीजन ये होता है भाई, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है पत्तियों पे, तो क्या होता है, पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करती हैं, तो उसमें से कुछ जल जो होता है वो ब्रह्मांड में चला, यानी कि आकाश में चला जाता है। वहीं जो मरुस्थलीय इलाके हैं, मरुस्थलीय इलाकों में जो है जल की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। अब जल की किल्लत है तो भाई वहां के पौधे भी अपने उसी अनुरूप ढल जाते हैं, यानी उसी अनुरूप उनके पौधों का भी जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी अनुरूप पौधे जो है उस मौसम में, वहां के मौसम में, जलवायु में ढल जाते हैं। तो क्या होता है, वहां के पेड़ जो है बाष्पोत्सर्जन की दर को रोकने के लिए, बाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है सूर्य के प्रकाश में, उसकी दर को रोकने के लिए अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। सिकोड़ते एक कंडीशन ये आ जाती है कि उसकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, यानी कांटे वाले जो वृक्ष होते हैं कहीं अलग से नहीं आते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन यही कहता है कि भाई क्या है कि जब जो मरुस्थलीय इलाका है वहां पे पानी बहुत ज्यादा कम होता है, तो सूर्य का प्रकाश भी वहां पे पड़ रहा है। अब पत्तियां एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती हैं, अगर यानी पत्ती अगर वाले वहां पौधे होंगे तो क्या होगा कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा, यानी पत्तियों पे प्रकाश पड़ेगा तो बाष्पोत्सर्जन करेंगी पत्तियां वो, और बाष्पोत्सर्जन करेंगी तो पौधा जो है जल्दी मर जाएगा। मरने का मतलब क्या होता है, जल्दी मर जाएगा। मर इसलिए जाएगा, वहां पानी उसकी जड़ में मिलेगा नहीं, ऊपर से बाष्पोत्सर्जन हो ही रहा है तो जल्दी सूख के मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पौधों ने क्या किया है कि वहां एक अनुकूलन वाली व्यवस्था क्रिएट की है। ठीक है, अनुकूलन यानी कि उन्होंने जो जलवायु के साथ अपना तालमेल बैठा लिया है। तालमेल बढ़ाने यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी पत्तियों को इतना सिकोड़ लिया, सिकोड़ते कंडीशन क्रिएट कर ली कि वो पत्तियां जो हैं अपने आप में कांटे के रूप में तब्दील हो गई हैं, कांटे के रूप में बन गई, यानी उनसे बाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है कि वो वृक्ष जो है जिंदा रह पाते हैं वहां पर। ठीक है, यानी ऐसे कांटे ऐसे बनती हैं, कटीली झाड़ियां ऐसे बनती हैं। तो आप समझ गए होंगे कटीली झाड़ियां कहीं अलग से नहीं आती हैं, बनने का रीजन क्या है, वैज्ञानिक तथ्य है ये। कटीली झाड़ियों में लिख लेना कि ये शुष्क भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, पानी की कमी इसी में शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक है, यानी पानी की क्षति अगर ना हो ज्यादा, इसके लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके वृक्ष हैं कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। कटीली झाड़ियां कहाँ कहाँ मिलती हैं ये भी जान लेते हैं। ये हमारे राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में, यानी कि यहाँ पर आपका जो आपका अरावली पहाड़ियों वाला क्षेत्र है वहाँ तो आपकी पाई जाती हैं।
इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट का जो मैंने बताया था वृष्टि छाया प्रदेश है, इसमें लिखा है साफ साफ कि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। फिर से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे भारत का मैप, ये भारत का मैप बन गया, ठीक है। और ये जो है पश्चिमी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला पश्चिमी घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है ये वाला। तो और ये इसका पूर्वी वाला हिस्सा हो गया, ये पूरब वाला हिस्सा हो गया वेस्टर्न घाट का, ये पूरब वाला हिस्सा है यानी ईस्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए ये जगहों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप इसी में अगला सब पॉइंट इसी में नोट कर लेना कि ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिक्सअप मत करना, आपको समझ के चलना। मैं मैप बार बार क्यों बना के दिखा रहा हूँ, रीजन यही है, समझाने की वजह से बना रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएं। यानी कि आप एक बार सदाबहार वनों में तो लगा दोगे कि भाई ये यहाँ पे उग जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह मत दिखाना जहाँ पर आपको एग्जामिनर को देख के पता है भाई यहाँ पे तो उगते ही नहीं है सदाबहार वन, तो इन जगहों के नाम मत लिखना, ठीक है। इन सबको अवॉइड करना है, इन सब जो कॉमन गलतियां आप लोग करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे एग्जामिनर पागल नहीं होते हैं, यानी यूपीएससी के लेवल के एग्जामिनर जो है, सिविल सर्विस लेवल के एग्जामिनर जो पागल नहीं होते हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड होते हैं, ठीक है। प्रोफेसर लेवल के वहां पे लोग आते हैं, वही कॉपियां चेक करते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, पर्वतीय वनस्पतियों की बात करते हैं। अब पर्वतीय वनस्पतियां किस प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, ये आपकी 5वां सब पॉइंट है। देखिए पर्वतीय वनस्पतियां जो होती हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, यानी जैसे जैसे ऊंचाई ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे तापमान में यानी टेम्परेचर जो है इसमें गिरावट होती जाती है। यानी कि यहाँ पे ऊपर पड़े -10 पहुंच गया, यहाँ पे -20 पहुंच गया, -30 पहुंच गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, पेड़ से कंपेयर मत करना, एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचे उठने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ जाती है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है नीचे चला जाता है, ठीक है। तो पर्वतीय वनस्पतियां भी यहाँ पर एक जैसी नहीं होती हैं। यहाँ पे तापमान में जो है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यानी नीचे सदाबहार वन पाए जाते हैं, और ऊपर बढ़ते बढ़ते संगतारी पेड़ आ जाते हैं, ऊपर बढ़ते बढ़ते और ऊपर जैसे पहुंचेंगे तो वहाँ पे काई वगैरह पाई जाती है। तो इनकी भी वनस्पतियों में भिन्नता होती है, यानी पर्वतीय वनस्पति जो होती है एक रूप में नहीं होती है, वहां पर काफी सारी वनस्पतियों का वहां पे सम्मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। ये आप जान लीजिए, पर्वतीय वनस्पति में विशुद्ध रूप से कोई एक वनस्पति नहीं उगती है, वहां पे काफी सारी वनस्पतियां जो होती हैं उनका सम्मिश्रण पाया जाता है, इसलिए उसे जो पर्वतीय वनस्पति की संज्ञा दे दी गई है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे यहां पर इसमें कि समुद्र तल से 1500 से मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है, और ये पौधे जो हैं वो शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं, ठीक है। और इन वनों के जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वो चीड़, पाइन तथा देवदार हैं, यानी ये शंकुधारी वन है, और ये पहाड़ यानी कि ये केवल आपकी पर्वतों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये केवल आपके पर्वतों में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए सॉरी ये चौथी हेडिंग थी आपकी, सेकंड का चौथा सब पॉइंट था, 5वां नहीं था, 5वां ही था या चौथा था, मैं खुद भूल गया हूं मैं, आई डोंट नो, पहला दूसरा, देखिए यहाँ पे 5 प्रकार इसने गलत लिखवाया है, इसमें 6 प्रकार होंगे, ये इस हिसाब से 6 प्रकार होंगे, यानी मैं फिर से काउंट करके बता दे रहा हूँ। पहला ये दूसरा होगा, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहला है, पतझड़ वन दूसरा है, कचीड़ी झाड़ियाँ तीसरा है, पर्वतीय वनस्पति चौथा है, और मैनग्रोव 5वां है। हाँ 5 ही है, सॉरी 6वां नहीं है, 5 ही है, मेरी काउंटिंग में मैं भूल गया था भाई, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट शायद मुझ पर रिपीट हो गया, या फिर मैं काउंटिंग गलत लिख गया हूँ, तीसरी ये चौथी आएगी, पर्वतीय वनस्पति वाला जो है वो चौथा है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। अब दिल्ली बात करते हैं यहाँ पर 5वां जो है आपकी, वो है आपकी मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है, देखिए मैंग्रोव वन जो होते हैं वो खारे पानी में उगते हैं, ये आप ध्यान रखिए, यानी खारे पानी वाली जगहों पर पाए जाते हैं अक्सर ये। और अपने यहाँ खारे पानी में भी जहाँ पर डेल्टा बन रहा होगा, खारे पानी में ऐसा नहीं कि भाई आपका समुद्र जो समुद्री किनारा है भारत का चारों ओर नीचे की तरफ, तो वहाँ चारों ओर पाए जाते, चारों ओर नहीं पाए जाते हैं समुद्री, यानी कि खारे पानी समुद्री किनारे के बावजूद जहाँ पर डेल्टा बन रहा होता है, ठीक है, यानी डेल्टा बन रहा होता है, छोटा मोटी हल्की टाइप वहाँ पे जो है अंदर की तरफ समुद्र घुस आया होता है, तो वहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिख लेना आप, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, यानी खारे पानी में रह नहीं सकते, खारे पानी में ही पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, ठीक है। इसी में ही ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं, ठीक है।
इसी में सब पॉइंट करके लिख लेना। सुंदरी इस प्रकार के जो वनों का जो है महत्वपूर्ण प्रजाति है, वृक्ष की महत्वपूर्ण प्रजाति है, और इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। यानी जो आपका बंगाल वाला रीजन है, जो बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है यही। तो यहाँ पर सुंदरी नाम के जो पेड़ हैं, सुंदरी प्रजाति के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं मैंग्रोव वनों में, इसी वजह से इस जगह का नाम जो है सुंदरवन पड़ गया है। ठीक है, ये कहानी है इसके पीछे की। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और थी, जैसे वन्य प्राणी आपका क्या है, आपका और क्या है, देखिए ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यानी जैसे वन्य प्राणियों के बारे में आप जानते हैं कि वनों में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले, उभयचर हैं यानी जल थल स्थल तीनों पर रह लेते हैं। पक्षी, स्तनधारी, ठीक है। कीट, कृमि रह रहे हैं, ठीक है, छोटे से कृमि होते हैं, कृमि, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे निवास करते हैं। इसमें देखिए लिखा है बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये भी आप जानते हैं। और गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे यहाँ शेर जो हैं भारत में एकमात्र जगह एशिया के गिर में पाए जाते हैं। यानी कि जो आपका गुजरात का गिर है, गुजरात का गिर जो है एशिया, वहाँ पर एशियाई शेरों का गढ़ है, ठीक है। रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था भौगोलिक दृष्टि से कि हमारा एशिया वाला जो, सॉरी एशिया बोल रहा हूँ बार बार मैं, गुजरात यानी कि अपना प्रायद्वीप भारत वाला हिस्सा जो है ये अफ्रीका से कटकर अलग हुआ है, ठीक है। तो अफ्रीका से कटकर जब अलग हुआ तो अफ्रीका में शेर पाए जाते हैं। तो वहाँ के शेर जो थे वो कटकर जब अलग हुआ है तो वही हिस्सा जो है हमारा जो है गिर वाला हिस्सा जो है उससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। जब वो अलग हुआ है तो वहाँ पर कुछ शेरों की प्रजातियाँ आ गई हैं और वही शेरों की प्रजातियाँ वहाँ पे बनी रही हैं। यही कारण है कि शेर हमारे भारत में केवल और केवल गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लेते हैं वन्य प्राणी में। देखिए अगली हेडिंग आप स्वतंत्र रूप से डाल देंगे वन्य प्राणी। मुझे लगा था शायद ये आज का ये वीडियो एंड हो गया होगा। देखिए मैं आज ये वीडियो जो है रात के 12 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मैं हावी होने नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था और सिस्टम मेरा वर्क नहीं कर रहा था। और आपका जो प्रीवियस वाला वीडियो है, यानी कि आपका जो पॉलिटी वाला वीडियो आता है, वो रुकने का रीज़न यही था कि पूरा लैपटॉप में जब मैंने वो पूरा रिकॉर्ड कर लिया वीडियो, उसके बाद लैपटॉप हैंग हो गया और वीडियो फिर डिलीट हो गया। इस वजह से वो वाला वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है। काफ़ी यानी 1 से 1.5 घंटे का वीडियो था। तो यहाँ पर अब इसमें नोट करेंगे वन्य प्राणियों में, वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तब बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों यानी उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों तथा कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। इसमें पहला पॉइंट ये लिख लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। सेकंड का सब पॉइंट, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है, ये इंपॉर्टेंट लगा देना इसके आगे। यानी गुजरात का जो गिर वाला क्षेत्र है ये एशियाई क्षेत्रों यानी शेरों का निवास है, ठीक है। वहीं थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे यहाँ पर इसी में, हाथी जो है, हाथी तथा एक सींग वाला जो राइनो है यानी गैंडा है, वो असम के जंगलों में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो हाथी है यानी थर्ड का सब पॉइंट, वो आपके केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ये आप ध्यान रखना कि हाथी और राइनो यानी गैंडा जो है समूचे भारत में नहीं पाया जाता है, गैंडा जो असम के जंगलों में। देखिए ये पर्टिकुलर नाम जो है वो याद रखना कि कौन सा प्राणी जो कहाँ पाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं ऊंट जो है, यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, तो ऊंट जो है रेगिस्तानी इलाकों में, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान में। और वहीं जंगली गधा जो है वो कच्छ के रन में, कच्छ का जो दलदली रन है वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप चौथा पॉइंट ये नोट कर लेना इसी में कि ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान में, वहीं जंगली गधा जो है वो कच्छ के रन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कच्छ का वाला गधा जो है ये पूछा जाता है, गधा जो है वो कहाँ पाया जाता है, जंगली गधा भारत में, वो कच्छ के रन में पाया जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, देखिए जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि ये हिमालय में पाई जाती हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, ठंडा वाला बिल्कुल तेंदुआ जो है, हिम का मतलब बर्फ होता है, भालू वगैरह जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि हिमालय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और प्राणी हैं वो तो समूचे भारत में मिलते ही मिलते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारे मोर के बारे में भाई। देखिए मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये आप जानते ही हैं। अच्छा कमेंट में एक बात बतानी है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष बना है, ये आपको कमेंट में बताना है। 1963 में बना है, 64 में बना है, 65 में बना है, 66 में बना है, कब बना है ये आप 4 डेट मैंने आपको दे दी है, कब बना है उन डेट में से किसी एक डेट को चूज करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये 4 डेट आपको मैंने दे दी कि हमारा मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी किस साल बना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर अगला पॉइंट 5वां, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
और भारत में पक्षियों में जो है तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल और बतख इत्यादि यहाँ पे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ पक्षियों को निवास प्रदान करते हैं, प्राकृतिक निवास प्रदान करती हैं। ये बातें आप जानते हैं सब ऑलरेडी, ये नहीं लिखवाऊंगा मैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं हमारे यहाँ। तो आप अगली जो हेडिंग आपकी जो है वो है प्रवासी पक्षियों के बारे में। प्रवासी का मतलब क्या होता है कि अपना देश छोड़कर हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ पक्षी जो है प्रवासी कौन कौन से हैं, पेलिकन है, साइबेरियन क्रेन है, स्टॉर्क का मतलब होता है बगुला। तो आप देख रहे हैं सामने जो इमेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह बगुले की इमेज है। बगुले को अंग्रेजी में स्टॉर्क बोला जाता है। ये हमारा भारतीय बगुला नहीं है, ठीक है, यही प्रवासी बगुला है, किसी और कंट्री का बगुला है ये। फ्लेमिंगो है पक्षी हमारे यहाँ, पिनटेल है, पिनटेल बतख है, कर्लियू है, ये इत्यादि जो है प्रत्येक वर्ष जो है सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। प्रवासी पक्षी में आप पहला पॉइंट ये लिख लेना कि कुछ पक्षी जैसे पेलिकन्स, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बतख, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ देश में आते हैं। सेकंड, साइबेरियन क्रेन जो है हमारे, यानी साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। यानी साइबेरिया कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है। तो साइबेरियन क्रेन जो है साइबेरिया से दिसंबर के महीने हमारे यहाँ आता है प्रवास करने, और ये मार्च तक रहता है, मार्च के आरंभ तक रहता है, फिर चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रवासी पक्षी थे, प्रवासी पक्षियों के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। आप लोग देखिए वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, और जो लोग वीडियो देख भी रहे हैं वो बहुत कम मात्रा में देख रहे हैं। यानी इतने सारे स्टूडेंट हैं, बाद में हल्ला मचाते हैं, सर आपने वीडियो नहीं बनाया, पढ़ाया नहीं, फिर भी वीडियो जब मैं लेके आता हूँ तब आप देखते नहीं हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट आप जो है वीडियो देखा कीजिए, वीडियो कम से कम आप एक जनरल ओवरव्यू लिया कीजिए कि हमने कितना सीखा है। रिकैप करना है हमें, तो रिकैप करने के लिए सबसे बेस्ट साधन आपका यही है। तो आप रिकैप भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, यानी आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें करने के लिए आप जो वीडियो को अवश्य देखा कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।